तो लास्ट क्लास में हम लोग ने चार्जिंग के बारे में पढ़ा था, फ्रिक्शनल चार्जिंग, कंडक्शनल चार्जिंग और इंडक्शनल चार्जिंग। ठीक है, तो आज हम लोग चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो, चार्ज से रिलेटेड, चार्ज को इस चैप्टर में हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, क्यू लाइक दिस। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड सेकंड पॉइंट आपको पता होगा कि ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, कैपिटल सी। ओके, और चार्ज जो है, मुझको ये बताओ, चार्ज जो है वो मास से एसोसिएटेड है या नहीं? क्वेश्चन ये है, इस चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, मतलब आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, मास अलग चार्ज अलग। लास्ट क्लास में मैं फ्रिक्शनल चार्जिंग पढ़ा रहा था, तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था और मैंने वहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, सिल्क का मास जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? मास एसोसिएटेड है, क्योंकि जब आपने देखा लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज के साथ साथ अपना मास भी तो ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं कि चार्ज रह जाता है, मास रह जाता है अलग। ठीक ना? तो जब भी चार्ज मूव करेगा उसके साथ साथ उस बॉडी का मास भी मूव करेगा, तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट ये है, क्या चार्ज स्पीड के साथ एसोसिएटेड है? क्या स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने से चार्ज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? एक बॉडी है जिस पर चार्ज क्यू है और उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए। सपोज ये चार्ज क्यू है, बॉडी मूव कर रहा है। ओके, हाँ, नहीं करना चाहिए। देखो, मगर मास के साथ ऐसा नहीं है, मास चेंज हो जाता है। आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो अभी देख लो। ठीक है, मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो मास होता है इसको हम लोग कहते हैं रियलिस्टिक मास, ये जो एम नॉट है इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास, वी आपको पता है स्पीड है बॉडी का। ओके, और ये है स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई बॉडी जिसका मास m है, ओके, सपोज यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है, और ये जब v वेलोसिटी से मूव करता है तो इसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्पीड बढ़ाने से मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। रियल डे टू डे लाइफ में आपको ये दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो? लाइट की स्पीड के साथ। जब आपका स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास होगा तब ये फेनोमेना आपको दिखेगा कि उस बॉडी का जो मास है वो पहले से ज्यादा हो गया। रेस्ट मास उसका एम नॉट है, तो मूव करने के बाद उसका स्पीड बढ़ने की वजह से उसका जो है वो मास बढ़ जाता है। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। मगर ये ऐसा चार्ज के साथ नहीं है। चार्ज, एक बॉडी है जिसका मास m है और चार्ज q है, तो जब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा, ओके, तो इसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मास इंक्रीज हो जाएगा, मगर चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं चार्ज इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पीड। ओके, यहाँ देखो आप, ये जो स्पीड है, बॉडी का स्पीड कितना लिया है मैंने? v। ठीक है, तो बॉडी का जब स्पीड बढ़ेगा, जब आप v को इंक्रीज करोगे तो आपका ये वाला जो फैक्टर है ना, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये भी फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये 1 माइनस हो रहा है, तो ये नीचे वाला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? ये वाला फैक्टर बढ़ेगा तो नीचे वाला फैक्टर ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ओके, और ये छोटा हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। ओके, यही मैंने कहा यहाँ पर कि जब बॉडी का स्पीड आप इंक्रीज करते हो तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है बाय दिस रिलेशन। तो आपको ओवरऑल ये कुछ पॉइंट है जो खास की ये 2 पॉइंट जो है वो आप याद रखोगे। कंपटीशन लेवल का ये पॉइंट है 2। ओके, अब बोर्ड लेवल में बस ऊपर के 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये जो लास्ट के 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस की, ये 2 प्रॉपर्टी वो भी इसमें काउंट हो जाएगा, मगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, 12th क्लास में जो बोर्ड देना है आपको, उसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए चार्ज के प्रॉपर्टीज को, तो आप ये सब डिस्कस करोगे जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो, पहला प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो, सपोज आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे एक 4 कूलम चार्ज है, एक -2 कूलम चार्ज है और एक +1 कूलम चार्ज है। ओके, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास टोटल कितने चार्ज है, तो प्रॉपर्टीज ये कहता है कि आप इसको सिंपली ऐड कर दो। ओके, सिंपली ऐड कर दो, अलजेब्रिकली ऐड कर दो, दैट इज +4 +1 -2। ओके, तो आपके पास ओवर कितना कितना चार्ज है? +3 कूलम का चार्ज है। ओके, तो आपके पास ये कितना का चार्ज है? +3 कूलम का चार्ज है। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके होने का रीजन यहाँ पर है। ये कौन सा क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और कोई क्वांटिटी अगर स्केलर होता है तो आप उसको सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अलजेब्रिकली। तो एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो के पीछे का रीजन क्या है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से आप इसको डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सेकंड प्रॉपर्टी, और ये सेकंड प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन जो वर्ड है, ओके, ये वर्ड बना है क्वांटा से, ओके, और क्वांटा जो है वो प्लुरल फॉर्म है क्वांटम का, ओके, और क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, ठीक है, और यहाँ पर पैकेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पैकेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन। अब इसका मीनिंग क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग ये देखो, ये रूल ये कहता है कि सपोज आपके पास दो बॉडी है, ओके, हाँ बोलो। फिक्स अमाउंट, हाँ कह सकते हो, वो फिक्स अमाउंट का नाम ही मैंने दिया है पैकेट, ओके। ओके, पहले इस टॉपिक को समझ, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर देखना आप। सपोज आपके पास दो बॉडी है ए और बी, ठीक है, तो रूल ये कहता है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा ए बॉडी से बी बॉडी या बी बॉडी से ए बॉडी। तो जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो हमेशा किस में ट्रांसफर होता है, पैकेट में ट्रांसफर होता है, हमेशा पैकेट में ट्रांसफर होता है, ओके, और उस पैकेट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उस पैकेट के अंदर कितना चार्ज है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन पैकेट, दैट पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम, ठीक है, और इस रूल को कहते हैं क्वांटाइजेशन रूल। जैसे आप मार्केट से जाते हो बिस्किट खरीदने के लिए, तो बिस्किट का हमेशा आप पैकेट खरीदते हो ना, ओके, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे बिस्किट है उसके अंदर 10 पीस बिस्किट है, तो आप जब भी मार्केट जाते हो तो बिस्किट का पैकेट आप खरीदते हो, आप ऐसा नहीं कहते हो कि पैकेट के अंदर 10 बिस्किट है तो उसमें से दो दे दो, ऐसा नहीं होता है। जो शॉपकीपर होगा वो आपको क्या कहेगा कि मिनिमम आपको एक पैकेट लेना पड़ेगा या दो या 100 जितना पैकेट लेना है, मगर हमेशा आपको पैकेट में ही मिलेगा। वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, उस पैकेट का नाम मैंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन, और उस पैकेट के अंदर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, ठीक है। अगर बी डिमांड करता है एक पैकेट, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिमांड करता है 1.2 पैकेट, ठीक है, तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ये 0.2 आप कैसे लेकर आओगे, ठीक है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। अगर डिमांड आता है 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा ना, ये पैकेट का 1/4 है, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना ट्रांसफर हो सकता है, एक हो सकता है पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, इस तरह से, समझ रहे हो। जीरो पैकेट मार्केट से खरीद सकते हो आप, जीरो पैकेट नहीं खरीद सकते हो। -1 पैकेट बिस्किट का खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। 1/2 ऑफ ए पैकेट नहीं खरीद सकते हो। नेगेटिव में भी नहीं खरीद सकते हो। इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ, नहीं तो आप फ्रैक्शन में होगा, नहीं डेसिमल में होगा, ना ही जीरो होगा। इसका मतलब चार्ज जो है वो हमेशा एन ई के इक्वल होगा, हाँ, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई होगा, और यहाँ पर एन क्या है वो आपको पता है, एन का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब ये होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, ओके। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन रूल। चार्ज ऑन ए बॉडी, ओके, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज द मल्टी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन रूल। तो ओवरऑल बस आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज जो है वो हमेशा पैकेट में ट्रांसफर होता है, और उस पैकेट का नाम है इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन का 1/2 पार्ट, ऐसा कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये डेसिमल में ट्रांसफर होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा। इसलिए हम लोग फॉर्मुला बना लेते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर, ओके। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है, सपोज ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ओके। अगर मुझको बॉडी बी पर 1 कूलम चार्ज लाना है, ठीक है, तो मुझको ये बताओ इस पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे बी पर 1 कूलम चार्ज लाने के लिए। अब जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी जैसे मैंने बताया, या तो आप बेसिक से बना सकते हो या नहीं तो फॉर्मूले से, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। चार्ज कितना लाना है आपको, 1 कूलम, ये होना चाहिए 1 कूलम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर, ये एन आपको फाइंड आउट करना है, और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6, ठीक है। तो ये आता है कितना, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक ना। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इमेजिन करो 1 कूलम जो है कितना बड़ा चार्ज है, 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, क्योंकि आप इमेजिन करो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब आप ट्रांसफर करोगे तब जाकर उस बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर इज फॉर 1 कूलम चार्ज इज दिस, ये डेटा आपको, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, okay, इसी पर बेस्ड एनसीईआरटी में एग्जांपल है दो, वो जरूर से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और लास्ट रूल देखो इसका, एक थर्ड थर्ड रूल है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, जैसा एनर्जी होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे एनर्जी कंजर्व होता है उसी तरह से चार्ज भी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इस तरह से अगर स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिखोगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये आपका एक सिस्टम है जिसका मैं नाम दे रहा हूँ आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्जेस कंजर्व। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में पॉइंट है ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट है। इस 3 पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है। सपोज यहाँ पर आपका 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -3 कूलम चार्ज है और यहाँ पर 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, मान लो कोई प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस चार्जिंग का, और उसकी वजह से यहाँ पर चार्ज जो है वो चेंज हो जाता है। ये 1 कूलम से हो जाता है -4 कूलम चार्ज और ये 5 कूलम से हो जाता है +1 कूलम चार्ज। तो बताओ इस बी यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, ये एक्स का वैल्यू बताओ, इस बी पॉइंट पर कितना चार्ज आएगा? 6 होगा। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो ये कहता है कि स्टार्टिंग में जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। और स्टार्टिंग में कितना चार्ज था वो काउंट कर लो, ये था 1 कूलम, -3 कूलम और +5 कूलम। ओके, तो ये हो गया आपका, स्टार्टिंग में था +3 कूलम चार्ज, बाद में भी +3 कूलम चार्ज होना चाहिए। तो बाद में है कितना, यहाँ देखो -4, यहाँ पर है +1 और यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो एक्स मान लिया कितना होना चाहिए, 3 कूलम ही होना चाहिए। ओके, तो एक्स का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे 3 + 3 = 6 कूलम। ठीक है, ये जो आपने किया ना यहाँ पर, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये जो आपने कंपेयर करके ये वैल्यू फाइंड आउट किया, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आपने किया। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, 3 प्रॉपर्टीज अगर पेपर में आता है तो यही 3 आपको लिखना है। पहला एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्वांटाइजेशन और तीसरा कंजर्वेशन। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। रियल में आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ ने ये कहा, देखो ये पहली बात की ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर लाया गया ये रिजल्ट। जैसा ग्रेविटेशन था बिल्कुल वैसे ही है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका ग्रेविटेशन स्ट्रांग है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बिल्कुल स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ देखो कूलम्ब्स लॉ में ये कहा गया, ये एक्सपेरिमेंट ये किया गया, ये देखा गया कि जब कोई 2 पॉइंट चार्ज, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, नेमिंग कर देता हूँ ए और बी, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच में एक सेपरेशन है। ओके, और वो सेपरेशन है R। तो नोटिस ये किया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है विद अ पार्टिकुलर फोर्स F। ठीक है, तो ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है विद सेम फोर्स F। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो फोर्स लग रहा है ना F, ये जो फोर्स F है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 Q2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना है, मगर इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है इस तरह से। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कहने का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 कूलम चार्ज था और यहाँ पर भी 2 कूलम चार्ज था, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 4, फिर आपने यहाँ पर 5 कूलम कर दिया और यहाँ पर 2 कूलम, अब प्रोडक्ट कितना हो गया 10। तो ये वाला जो सेकंड केस है ना, इसमें जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू ये जो पहले मैंने लिखा था 2 और 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर मॉड लगने का मतलब क्या हुआ वो समझो। मॉड लगने का ये मतलब हो गया कि जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ चार्ज से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर आपने रखा था 5 कूलम चार्ज, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपने रखा 5 कूलम चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, किसी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, उस फोर्स को मान लो 10 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक को माइनस कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या देखा कि ये दोनों बॉडी जो है अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे मगर अब क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर अट्रैक्ट अभी भी कितने ही से कर रहे हैं, 10 से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझको ये बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 10 न्यूटन, क्या डिपेंड कर रहा है कि आपका ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपने देखा ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो बस डिफरेंस क्या आया, माइनस आने से डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, इसीलिए कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ओके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, सेपरेशन को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स फोर्स जो है वो
सेपरेशन जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, तो ऑफकोर्स फोर्स जो है वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। मगर यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है, जैसे आपने इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो हाफ कर दिया, ठीक है। हाफ करने से आपने देखा कि फोर्स जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। या आपने इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डबल कर दिया, पहले इतना था, आप डबल कर दिया, तो आपने देखा कि डबल करने से फोर्स जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। मतलब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन के साथ साथ स्क्वायर भी है, ठीक है। डबल करने से 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। तो इस रूल को क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी फॉलो करता है। वहां भी याद करना, फॉर्मूले में 1/r² होता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ऑल्सो फॉलोड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कंबाइन कर देते हैं रिजल्ट को। तो जब आप कंबाइन करोगे तो एफ, सिंपली एफ लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड q1 मॉड q2 अपॉन r², ठीक है। एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट k मॉड q1 मॉड q2 अपॉन r², ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। यहाँ पर जो k है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट कहेंगे। कूलम कांस्टेंट, और इसका वैल्यू भी होगा, ओके। k इज इक्वल टू 8.98 इंटू 10⁹ ठीक। तो k का वैल्यू होता है 8.98 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको हम लोग जनरली कितने लिखते हैं? 9 इंटू 10⁹ लिखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, F इज इक्वल टू g(m1m2/r²). इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ग्रेविटेशन से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा, आपको लगेगा कुछ नया नहीं है इसमें ज़्यादा, ओके। मगर देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, ये इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दो चार्जेस के साथ, 2 पॉइंट चार्जेस के साथ, तो अगर आप अभी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सपोज वो आप वैक्यूम में कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट आपने वैक्यूम में किया, मगर यहाँ पर आपने क्या कर दिया? मीडियम चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल ये अब एक्सपेरिमेंट आप वाटर में कर रहे हो, मीडियम चेंज कर दिया, तो आपने ये जो नोटिस किया कि ये जो फोर्स है ये वैरी कर गया। ये जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था, चाहे वो अट्रैक्शन लग रहा था या रिपल्शन लग रहा था, डजंट मैटर, मगर वो जो है वो चेंज कर गया। तो प्रॉब्लम ये हो गया, देखो मीडियम चेंज करने से आपका चार्ज चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। आपने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, तो ऐसा क्या चेंज हुआ इस पूरे फॉर्मूले में जिसकी वजह से एफ चेंज हो गया? तो प्रॉब्लम है ये के, ठीक ना, ये कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो गया कि मीडियम चेंज करने से एफ चेंज हो रहा है, मगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो के देख रहे हो, इस कांस्टेंट को, के कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, ओके। और उस नए कांस्टेंट को आपने इस तरह से लिखा 1/4πε0, ठीक है। 1/4πε0। और यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन है इसको आपने नाम दिया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। और यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, नॉट लगने का मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। आप या एयर भी लिख सकते हो या फ्री स्पेस, ओके। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ कि आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड q1 मॉड q2 अपॉन r²। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब आपने मीडियम चेंज किया था तो आपका फोर्स चेंज हो गया था, तो आपने क्या किया, फॉर्मूले में एक ऐसा टर्म लेकर आए जो मीडियम चेंज करने से चेंज करता है, और वो टर्म कौन सा है? एप्सिलॉन, ठीक ना। इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मतलब जब आप मीडियम चेंज करोगे तो इस पूरे फॉर्मूले में कौन सा टर्म चेंज करेगा? ये एप्सिलॉन चेंज करेगा। फिलहाल अभी आप एयर में हो इसलिए मैं नॉट लिख रहा हूँ, अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो मैं नॉट नहीं लिखूंगा, ओके। तो ओवरऑल ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपको समझ में आ गया कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक ना। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम चेंज करने से ये चेंज हो जाता है। मगर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था F इज इक्वल टू g(m1m2/r²), वो फोर्स जो था वो मीडियम से इंडिपेंडेंट था, ओके। वो डिपेंड नहीं करता था कि आप कहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो इस चैप्टर से वो यही है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड q1 मॉड q2 अपॉन r², ठीक है। आप एक काम करो, जल्दी से मुझको एक क्वेश्चन है, इसमें जो आप एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, पहले मैं इसका वैल्यू बता देता हूँ कि ये वैल्यू होगा कितना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपने कहा के को मैंने रिप्लेस किया 1/4πε0 से, और के का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 9 इंटू 10⁹ ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा 1/4π, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 10⁹, ठीक है। पाई का वैल्यू वगैरह पुट करो और इसका वैल्यू आएगा, बोलो 8 पॉइंट, ठीक है। इसका वैल्यू आता है, हाँ, 8.85 इंटू 10⁻12, और कूलम स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे सभी ने याद किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, तो आप भी याद ही कर लो इसको। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये है
कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एससी वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका। चलो जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताऊं। A2 हाँ सही है। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा चार्ज की जगह पर यहाँ पे ऐसे कर दो। आपका जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F। ये तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा कि एप्सिलॉन नॉट। Q इज इक्वल टू आप IT लिखोगे, I इंटू टी करंट इंटू टाइम, तो करंट का हो जाएगा एम्पेयर और टाइम का हो जाएगा टी AT, और ये AT स्क्वायर हो जाएगा और R स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर और फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा M-1 L-3 P4 और A यहाँ पर से स्क्वायर। तो फाइनली आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया अभी जस्ट, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। मगर ये जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो वो कौन से मीडियम के लिए है? तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट देख करके पता चल गया ये तो वैक्यूम के लिए, ये फॉर्मूला सिर्फ वैक्यूम में वैलिड है। ओके अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सपोज आपने मीडियम चेंज कर दिया, एक नया मीडियम लिया FM, ठीक है M फॉर मीडियम, तो आपका क्या चेंज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर M लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दो चार्जेस है Q1 Q2 और डिस सेपरेशन क्या है R है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट आएगा। ओके तो इतना ज़्यादा डेटा हो जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम लोग ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ एक ऐसा टर्म डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कि अगर एयर में इतना फोर्स लग रहा है तो दूसरे मीडियम में इस एयर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा या कितना कम लगेगा। तो बेसिकली हम अपने फोर्स को कंपेयर करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो हम लोग ने एक टर्म बनाया रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे होता है ना रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, उसी तरह से ये है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन आर, आर फॉर रिलेटिव। अब जैसे देखो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, उसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग याद रखना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और पेपर में जनरली यही वर्ड लिखा होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, के से बहुत कुछ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिलहाल इसको भी के से ही रिप्रेजेंट करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी कूलम्ब्स कांस्टेंट जो अभी मैंने जस्ट लिखा था इसको भी के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो वर्ड से क्लियर है। रिलेटिव परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में हम लोग चेक करने वाले हैं, एयर के रिस्पेक्ट में, तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। कई बार ये डिफाइन करने आ जाता है, ठीक ना, तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ से एक काम करते हैं, एप्सिलॉन एम का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ई आर इंटू ई नॉट। ठीक है, ई आर हम लोग नहीं लिखेंगे, के लिख देते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस ई एम का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ओके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे फोर्स इन अ मीडियम एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह लिखोगे एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला देख करके ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या होता है? क्या है ये है ना फोर्स, यहाँ देखो, हाँ वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है, ये तो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है, तो दैट इज F नॉट लिख देता हूँ बाई, यहाँ पर क्या बच गया K। ठीक है, यहाँ पर हो गया K, तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। अब जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है किसी, जैसे वाटर का मैं बताता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर ये होता है 81, याद रख सकते हो, 80 भी लिखा होता है, 81 भी होता है। तो मुझको ये बताओ अगर मैंने वाटर में प्लेस कर दिया तो फोर्स बढ़ गया या घट गया? घट जाएगा ना, के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, ये डेफिनेशन भी आ सकता है। ओके ये यही है, ये के है ना। ओके ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, मगर ओवरऑल आपने कंक्लूड क्या किया
तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन तो यहाँ पर है, कंक्लूजन ये है कि अगर आप मीडियम चेंज करोगे, वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम में अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपका जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा? के टाइम्स डिक्रीज करेगा। और के क्या है? के उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, इसका मतलब जो फोर्स है वो 81 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। दैट इज F0 बाई के हो जाएगा। के का वैल्यू जो है वो 1 होगा, किसके लिए? वैक्यूम के लिए, ठीक है, हाँ वैक्यूम के लिए हो जाएगा, एयर। और मेटल के लिए होता है इनफाइनाइट। ये हम लोग मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, एक टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, उसमें और अच्छे से बताऊंगा। हाँ तो ये देखो, आपने इसका नाम सुना होगा NaCl, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसमें Na प्लस आयंस होता है और Cl माइनस आयंस होता है। ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। अच्छा, आयोनिक स्ट्रॉन्ग है या वीक बॉन्ड है? ये हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में आता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक ना। तो जब आप इस कॉमन सॉल्ट को, नमक को पानी में डालते हो, तो ये इजीली डिजॉल्व होता है या बहुत टफ टाइम लग जाता है इसको घोलने में? या इजीली डिजॉल्व? NaCl के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मगर ये वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। ये समझ में नहीं आया क्यों? इससे ज्यादा टाइम तो वो शुगर को डिजॉल्व करने में लग जाता है ना। उसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। देखो आंसर लिखा हुआ पेज पर ही, ठीक से देखो, बिल्कुल। वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, इसका मतलब समझ रहे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, Na और Cl के बीच में जो लगने वाला फोर्स था, वो 81 टाइम्स डिक्रीज हुआ है। ओके, 81 टाइम्स जब डिक्रीज कर जाएगा तो फोर्स जो है वो बहुत वीक हो जाएगा। दैट्स व्हाई सॉल्ट इज इजीली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक ना। ये शुगर का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूलम्ब फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है मीडियम पर। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम चेंज करोगे तो ये फोर्स डिक्रीज मीन्स चेंज कर जाएगा, ठीक है। मगर जब आप इसको कंपेयर करोगे किसके, कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ मीडियम। नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड। ये जो आपका कूलम्ब फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में आपको डिफिनेशन आपको पता होगा, नेट वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज जीरो, ठीक, जीरो होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए देखो कि जैसे ये मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो जब आप इसको पास लेकर आओगे, ठीक, तो इनको पास लाने में प्रॉब्लम है, ठीक ना, मगर ये दूर अपने आप हो जाएंगे। ये पास लाने में प्रॉब्लम है, ये दूर अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स जो भी आपने वर्क किया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो सिस्टम को वापस चला जाएगा, तो जिसकी वजह से ओवरऑल वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड चैप्टर में इस बात को प्रूफ भी करेंगे कि कैसे वर्क डन ओवरऑल जीरो आ जाता है इन क्लोज लूप, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत इजी डिफिनेशन भी बताया था कि तीन कंजर्वेटिव फोर्स है आपके फिजिक्स में। एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा हो गया आपका इलास्टिक फोर्स, ठीक ना, स्प्रिंग फोर्स जिसको कहते हैं, इलास्टिक फोर्स। जैसे होता नहीं है, रबर बैंड को स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम है, ठीक ना, वापस वो खुद आ जाते हैं। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज को पास लाने में प्रॉब्लम है, दूर तो वो अपने आप चले जाते हैं, ठीक है। दो मासेस को दूर ले जाने में प्रॉब्लम है, पास तो वो खुद आ जाती है अपने फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। मगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि उसमें ना आपको हमेशा वर्क करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि एक बॉक्स है, इसको A पॉइंट से आप B पॉइंट पर ले जाओ, तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। जब आप A से B की तरफ जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, B से A की तरफ आओगे फिर से वर्क करना पड़ेगा, देख रहे हो। तो दोनों ही केस में आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो सिस्टम में दोनों बार ही एनर्जी यूज हो रहा है। मगर ये कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता है। जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हो तब आपको वर्क करना पड़ता है, मगर बॉल जो है वो अपने आप नीचे आ जाता है, मतलब जो एनर्जी इसको दिया गया था वो वापस से सिस्टम को मिल जाता है, ठीक है। ये कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी आपने दिया था, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें नेट वर्क डन इन ए क्लोज लूप क्या हो जाता है? जीरो। जो एनर्जी आप सिस्टम को देते हो वो सिस्टम को फिर से वापस मिल जाता है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक ना। जब आप A से B जा रहे हो तो फिर वर्क करना पड़ेगा, फिर वापस भी जा रहे हो फिर से वर्क करना पड़ेगा, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड देखो, ये इंपॉर्टेंट है,
सेंट्रल फोर्स है ये। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी आपका सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है ये देखो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मगर जो रिपेल करेंगे ना वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ऐसे रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरह से रिपेल करेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे रिपेल कर रहा है और ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग रिपेल करता है। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो वो नॉन नॉन सेंट्रल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रायंगल है ये। ठीक है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, एक प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज और ये फिर से प्लस चार्ज। तो अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी और सी, तो देखो फोर्स कैसे वर्क करेगा। तो सेंट्रल फोर्स ये कहता है कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरह से रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये बी जो है वो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, उसी तरह से बी जो है वो सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। वही जो सी है ये ए को अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा, सी जो है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स लगता है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग एक्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नॉन सेंट्रल फोर्स होगा। तो फिलहाल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों ही आपके सेंट्रल फोर्स है। और नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। एक और देखो, ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। ठीक ना, ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग मल्टीपल चार्जेस को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग के क्वेश्चन में दो ही चार्जेस है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को भी ये फॉलो करता है। क्या ये फंडामेंटल फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फंडामेंटल फोर्स और नॉट? ओके, ये फंडामेंटल फोर्स है। टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स है, उसमें से ये भी एक है। ठीक है, पहला था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स है। तो ये हो गया इसका 5 नंबर, मगर मेनली पेपर में आएगा 3 से 2 मार्क्स में आएगा, तो स्टार्टिंग के ही 3 लिखने हैं आपको। ओके, फंडामेंटल फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है? ओके, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी। वीक कैसे आएगा? अभी तो आपने बताया, देखो NaCl के बीच में जो आयोनिक फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है। 6 इट इज अ वीक स्ट्रॉन्ग फोर्स। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन सब है। आपको फोर्स का नेचर बताना है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन है। चलो बताओ, अगर दो चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? ओके, दो चार्ज का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों चार्ज जरूर पॉजिटिव रहे होंगे, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, या ये दोनों चार्ज नेगेटिव रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो भी पॉजिटिव हो गया। तो ये सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। अगर दो चार्ज के प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्ट, बिल्कुल। नेगेटिव आने का मतलब है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों ही केस में रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, और ये अपोजिट नेचर के चार्जेस हो गए, डेट्स वाई इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। थर्ड बताओ, अगर दो चार्ज का सम पॉजिटिव है, बोथ होगा। ठीक है, आप जो देखो दो चार्ज का सम पॉजिटिव आ रहा है, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉजिटिव रहा होगा। ओके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करोगे पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मगर ये वाला पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव से ज्यादा है, तो उस केस में भी तो रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग रिपल्सिव और इसके अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव, तो इसके लिए बोथ आंसर होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करके बोलो इस क्वेश्चन में। अगर दो चार्ज का सम नेगेटिव आ रहा है, बोथ होगा। दोनों नेगेटिव, दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है, तो सिंपल सी बात है दोनों नेगेटिव रहा होगा, या हो सकता है कि जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव वाले से ग्रेटर होगा, तो इस केस में भी यहाँ पर से रिपल्सिव और इस वाले से अट्रैक्टिव, तो बोथ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, 3 कूलम और 4 कूलम। ठीक है, तो आप ये बताओ फोर्स इनमें कितना लग रहा है, अगर सेपरेशन कितना है 1 मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर इसमें -6 कूलम ऐड कर दिया गया दोनों में, -6 कूलम जो है वो दोनों में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F डैश लग रहा है। ठीक है, तो मुझको ये बताओ F डैश बाई F का रेशियो
क्या होगा 1/2 करेक्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। F इज इक्वल टू के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, इसमें चार्ज है 3 और इसका है 4 और बाई सेपरेशन है 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1008 इंटू 10⁻। ठीक है, ये देखो सेकंड पार्ट में ये कहा गया कि इसमें ऐड कर दिया गया -6 कूलम चार्ज। तो पहले ये बताओ, जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर चार्ज हुआ कितना? तो 3 - 6, तो यहाँ पर बच जाएगा -3 कूलम चार्ज, और यहाँ पर 4 - 6 दैट इज -2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है आपका F डैश इज इक्वल टू के, मॉड में रखना है आपको, मॉड में -3 और मॉड में -2 बाई सेपरेशन 1 स्क्वायर। मॉड की वजह से ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और के का वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 दिस और ये 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁹ रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो या इन रिजल्ट को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है 10⁹ तो कैंसिल ही हो गया, और ये 54 2 बार में आता है, तो F डैश में ये टर्म कैंसिल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, तो F डैश बाई F इज इक्वल टू F डैश का वैल्यू 54 इंटू 10⁻⁹ और F का वैल्यू है 108 इंटू 10⁻⁹, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो आपको इसमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे यहाँ माइनस हो या प्लस हो, आपको तो हमेशा प्लस में लिखना है, एडिटिव प्रॉपर्टी का ध्यान में रखना है। वैल्यू याद कर लो आप, 9 इंटू 10⁻⁹ ही यूज करना है। ओके, 8.98 यूज करना है। तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो मैं कहीं पर मैग्नीट्यूड, अभी तक मैंने वेक्टर कहीं पर भी यूज नहीं किया, वेक्टर नोटेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अभी तक आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हो ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, ये इसका मैग्नीट्यूड है इतना न्यूटन, मैंने डायरेक्शन पूछा ही नहीं। तो मैग्नीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे? नेचर ऑफ चार्ज।